हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका विजय सर। कक्षा 10वीं के अध्याय एक वास्तविक संख्याओं के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसे कि पिछला लेक्चर में हम लोग संख्याओं का प्रकार के बारे में पढ़े थे और संख्याओं के बारे में खूब ढंग से हमने क्या किया था, उसका परिचय प्राप्त किया था। अब हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याएं हैं, एक्चुअल में हुआ क्या है, मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह बेटा कि सिलेबस जो हमारा है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो रिड्यूसेस सिलेबस पढ़ रहे हैं। रिड्यूसेस मतलब जो कटौती के बाद सिलेबस बचा हुआ है वही हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। आप अगर अपने बुक में देखोगे तो पहले जहाँ यह 15-16 चैप्टर हुआ करते थे, आज ये कट के कम से कम 13 चैप्टर के आसपास में हो गए। तो कुछ तो चैप्टर कट गए बेटा, प्लस प्रत्येक चैप्टरों में से कुछ एक्सरसाइज कट गए। जैसे ये पहला ही एक्सरसाइज हमारा है जो आपकी वास्तविक संख्याओं का, पहले की जो पुरानी बुकें हुआ करते थे उसमें पूरा 4 एक्सरसाइज हुआ करता था, जबकि नए बुकों में मात्र कितना है, 1.2 ही तक है, मतलब 2 ही एक्सरसाइज है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि सिलेबस क्या हुआ है, कटा। तो अब हमें भी जो तैयारी करानी है वो भी किसके आधार पर करानी है, वो सिलेबस के आधार पर ही करानी है। तो हमारा सिलेबस जो है उसको ध्यान में रखते हुए और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक्सरसाइज आरंभ कर रहे हैं। तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, एकदम शांति ढंग से आप इस एक्सरसाइज को समझने की क्या करिए, कोशिश करिए। क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वास्तविक संख्याओं का 1.1 आरंभ होने से पहले जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भाई? तो देखो ध्यान से, लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक क्या हो जाए, गुणनखंड हो जाए। क्या मैं कह रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल में, और अभाज्य क्या होता है भाई, तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। कौन कौन से? एक तो हो 1 और दूसरा क्या हो, इट सेल्फ, इसको छोड़कर दूसरा कोई हो ना। तो ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में क्या किया सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जितने भी भाज्य संख्या हैं उन भाज्य संख्याओं का अगर हम गुणनखंड करें तो जो गुणनखंड है, इन गुणनखंडों को अगर गुणनफल के रूप में लिखें तो वह गुणनफल हमें सदैव क्या प्राप्त होगा, अभाज्य के रूप में प्राप्त होगा। साथ में तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। अर्थात लिखते वक्त यदि इनके क्रमों का हम ध्यान ना रखें तो जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखने का केवल और केवल हमारे पास कितने तरीके होंगे, एक ही तरीके होंगे। इसलिए कह रहा है कि बिना क्रम को ध्यान दिए हुए तरीका इसका कितना होता है, अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। अब इस बात को कैसे समझे, तो इसको समझने के लिए चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कि एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और एग्जाम्पल में मैंने कहा कि माना 210 एक भाज्य संख्या, माना 210 एक भाज्य संख्या और 210 भी हमारा एक्चुअल में भाज्य ही संख्या है। कैसे? अब आप क्या करो, 210 का गुणनखंड करो। अगर आप गौर से देखोगे बेटा तो लास्ट में 0 आ रहा है, किससे कटेगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2 से। तो 2 से काट लो, ये होगा 2 एकम 2 और 2 पचे 10। अब लास्ट में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 3 से काट के देखो, अगर 3 से काट के देखेंगे तो 3 3 9 15 और 3 5 15। और फिर 5 आ रहा है, या तो 3 से कटेगा या आपका किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो अगर गौर से देखोगे तो 3 एकम 3, लेकिन 5 तो नहीं आता है, तो 5 से काटो। 5 एकम सॉरी 5 7 35। अब लास्ट में 7 है, 7 किससे कटेगा बेटा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 210 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब जो परिभाषा दिया है, परिभाषा समझते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हमारा क्या है, 210 को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल। अब देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या, 3 भी एक अभाज्य संख्या, 5 भी एक अभाज्य संख्या और 7 भी क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। इसका मतलब एक भाज्य संख्या को
उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या किया सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अब कह रहा है कि तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब अगर मान लीजिए कि इसके क्रम के बारे में हम चर्चा करें तो हम इसका क्रम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, या हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2, या हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, या हम लिख सकते हैं 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, तो एक यही बात तो कह रहा है कि अगर इनके क्रमों को ध्यान में ना देखें तो आप इसमें से किसी भी को अगर देखो ध्यान से तो सबका गुणनफल कितना आएगा, 210 ही आएगा। तो ये अगर क्रम बदल भी दिए जा रहे हैं तो ये है तो 210 के ही गुणनखंड। क्लियर है? किसके हैं? 210 के गुणनखंड हैं। तो अगर इनके क्रमों को हम ध्यान में ना रखें तो 210 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अगर उनके गुणनफलों के रूप में लिखा जाए तो लिखने का केवल और केवल कितने तरीके होंगे, एक ही तरीके होंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। सिंपल सा ये है कि कोई भी भाज्य संख्या लो और उस भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या कर दीजिए, व्यक्त कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने का मतलब हुआ कि उसका गुणनखंड पहले निकालिए और जो जो गुणनखंड आए सबको गुणा करके यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दीजिए। यही हमारा क्या कहलाता है, भाज्य संख्याओं का एक प्रकार का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कहलाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कही जाती है। अब जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हम पढ़ रहे हैं इसका प्रयोग हम कहाँ करने वाले हैं? एक्चुअल में अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग हम करके किसी दिए गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम एलसीएम भी ज्ञात करते हैं और साथ में उसका क्या करते हैं, एचसीएफ भी ज्ञात करते हैं। मतलब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं और साथ में क्या होता है, महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे दिए गए संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे और साथ में कैसे महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो फटाफट मेरे बहादुर बच्चों इसे लाइक कर दो और जो भी नए बच्चे आए हो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो के लिंक को फटाफट क्या कर दो, शेयर कर दो तो आपके दोस्त भी इसे पढ़ना आरंभ कर दें। तो चलो नोट करो, उसके बाद हम आरंभ करते हैं कि कैसे हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण आरंभ करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो थोड़ा समय लो, बचाओ इसे, समझो और इसे नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं उदाहरण। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय समझने के बाद से उससे आधारित एक यहाँ पे हम प्रश्न करने चल रहे हैं और ये प्रश्न है हमारा उदाहरण नंबर 5। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए। एक संख्या है 4 पावर n, उस पर कह रहा है विचार करिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है, मतलब n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक। इनमें से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है क्या, आपको यहाँ जांच करना है कि क्या 4 के ऊपर n का ऐसा कोई मान रखा जा सकता है क्या जिसके लिए 4 पावर n अंक कहां पे जाकर समाप्त हो जाए, शून्य पर समाप्त। यह आपको करना है। चलो क्वेश्चन को बाद में समझते हैं, थोड़ा इसका और समझते हैं। इसका और क्या है, कह रहा है कि हम थोड़ा समझने के यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है। जैसा कह रहा है कि 4 के पावर n और n क्या है सब, 1 2 3 4 5 कहां तक, इनफाइनाइट तक कोई भी। तो क्या n का कोई ऐसा मान है, जैसे मान लो तो 4 का पावर 1 रखें, n की जगह पे क्या रखें 1, तो 4 का पावर 1, इसका आंसर क्या होगा 4। वैसे ही अगर हम n का स्थान पर 2 रखें तो 4 का पावर 2, ये कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही 4 का पावर अगर हम 3 रख दें तो ये कितना हो जाएगा 64, ऐसे ही आएगा और ऐसे ही आप बढ़ा के रखते जाओ। तो कह रहा है कि क्या वो ऐसा n का कोई ऐसा मान है जो 4 पर रखे हैं, तो जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट के लास्ट में, जैसे यहाँ पे 6 आ गया लास्ट में, यहाँ पे 4 आ गया लास्ट में, ऐसे ही क्या लास्ट में कहीं शून्य आएगा क्या, अगर आएगा तो वह n का मान आप क्या करते हो बता दो, आपसे बस यही पूछा। अरे बस ने क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 पे कोई ऐसा घात रखा जा सकता है क्या जो n का मान हो, जिसको रखने से इसका जो आंसर आए वो आंसर किस पे जाकर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। अब इस बात को समझने के लिए
कि कोई अंक ऐसा हो सकता है क्या। पहले हम यहाँ समझते हैं कि यदि कोई संख्या भाज्य होती है तो उसकी कहानी क्या है और कैसी भाज्य, ये भी थोड़ा समझ। जैसे मान लो कि अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आ रहा है, किसी संख्या के अंत में क्या रहा है, जीरो। जैसे 10, एग्जाम्पल देखो 10, तो 10 के अंत में अगर जीरो आएगा तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा, इसका अर्थ होगा कि अगर इसका गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 आएगा ना। वैसे ही कोई संख्या अगर हमारी आ जाए 20, तो इसका अर्थ क्या हो गया, 2 गुणे 5। अगर अभाज्यों के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ये तो 2 बार आया है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखा जाता है तो एक संख्या केवल एक ही बार आनी चाहिए, बशर्ते उसके घात चाहे कितने भी हो जाए। तो 2 बार आया है तो 2 को एक बार लिखेंगे, लेकिन 2 बार आने पर उसका घात कितना हो जाएगा, 2। 2 बार 2 गुणे 5, ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे ही मान लो कि अभी हमने जैसे लिखा था 210, अभी आपके सामने दिया था, तो क्या आया था, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऐसा आया। ऐसे ही कोई संख्या मान लो कि आप ले रहे हो 150, तो 150 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30, और 30 बचे 150, ये 5, इसको क्या लिख पाओगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान समझिएगा, समझने वाली बात क्या है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आएगा, जाहिर सी बात है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य आएगा तो उसके गुणनखंड में यह कंपलसरी है कि 2 भी आएगा और क्या आएगा, 5 भी आएगा, ये ध्यान रखना। यदि किसी भी संख्या के अंत में शून्य आ रहा है तो यह कंपलसरी है कि उसके गुणनखंडों में सदैव एक 2 दिखाई देगा, एक क्या दिखाई देगा, 5। एक कम से कम तो दिखाई देंगे, उसके बाद और चाहे कितना भी दिखाई दे, लेकिन यह दोनों जरूर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 10 में 2 5 दिखाई दे, 20 में 2 भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। 210 में यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 5। वैसे ही 150 का किया तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। अरे बात समझे, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में जीरो आएगा तो उसके गुणनखंड में यह तय है कि 2 के साथ साथ क्या आएगा, 5 आएगा, यह तय। क्लियर बेटा, अगर ऐसा तय है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ पहले समझ। अगर इसका अर्थ आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड करेंगे जिसके अंत में जीरो है तो उसमें एक संख्या तो 2 मिलना चाहिए और एक संख्या क्या मिलना चाहिए, 5 भी मिलना चाहिए। उसके बाद से बशर्ते चाहे कितने भी अंक मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कि मैंने कहा कि एक संख्या है, खूब ठीक से देखिएगा, एक संख्या है 100, क्या है 100। 100 का गुणनखंड करोगे, 100 का क्या करोगे आप, गुणनखंड करोगे तो यह आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आएगा ना। या इसको लिख पाएंगे 2 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग, ऐसे लिख पाएंगे। यह तो बात क्लियर है बेटा। अगर ऐसा क्लियर है तो क्या 100 को हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, ध्यान समझना। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि सर यदि 100 के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएंगे तो हम तो यह भी कह सकते हैं कि 10 के पावर 2 के गुणनखंड में 2 आएंगे और साथ में क्या आएगा, 5 भी आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों मानों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों मान कैसे हैं, एक। 100 का ही 10 के घात के रूप में लिखना या 10 के घात को विस्तार करके किस में लिखना, 100 के लिखना, बात तो एक ही है। तो अगर 100 के गुणनखंड में 2 5 आएंगे तो 10 के पावर 2 के गुणनखंड में भी क्या आएंगे, 2 और 5 आएंगे, यह तय। क्लियर। तो अगर ऐसा तय है बेटा तो क्या 4 के पावर n का गुणनखंड करोगे तो इसमें 2 5 नहीं आएंगे। कब, यदि n का कोई मान रखने से इसके लास्ट में क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो अगर इस n का कोई भी मान रखने से इसके लास्ट में शून्य आता है तो यह 101% है कि 4 के पावर n का गुणनखंड करेंगे तो उसमें भी एक 2 आएगा और एक क्या आएगा, 5 जरूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
क्लियर? तो चलिए आरंभ करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं हटाता हूं इसको। अब आप यहाँ पे आरंभ करिए। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? एक सीक्वेंस वाइज है, बहुत शानदार है, और ठीक से इसको देखिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा। लिखेंगे यदि n के किसी मान के लिए, यदि n के किसी मान के लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त हो, समाप्त होगी, तो वह वह मतलब कौन? 4 के पावर n वह 5 से विभाज्य होगी। अब जो 5 गुणनखंड में आएगा तो उस 5 से क्या होगा? विभाज्य भी होगा। ये तो तय है, विभाज्य होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्थात अर्थात 4 के पावर n का एक गुणनखंड, अर्थात 4 के पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। कितना होगा बेटा? 5 होगा। क्लियर? भाषा समझते चलो क्या कह रहा हूं? कह रहा हूं यदि n के किसी मान के लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी, अगर n का कोई मान रखने से 4 का 4 पर अगर वो n का मान रखा जाए और इसका रिजल्ट जो आए वो शून्य पर समाप्त हो, तो यह तय है कि वह 5 से विभाज्य होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसका गुणनखंड में क्या आएगा? 5 तो आएगा ना जी, तभी तो 5 से विभाज्य होगा। और 5 से विभाज्य होगा अर्थात 4 के पावर n का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। यह एकदम फिक्स। लेकिन लेकिन क्या कह रहा है भाई? लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 के पावर n जो है, अगर 4 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड करें तो यह होगा 2 गुणे 2 के पावर n। 4 का अगर करें तो 2 गुणे 2 के पावर n। और इस आधार पे आप कह सकते हो कि सर यहाँ तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ प्राप्त हो 2 का पावर 2 का मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो गया? n। अब इस बात को मैं इधर लेके आऊं तो हमारा कितना माना जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा कि 4 के पावर n की वैल्यू जो निकल के आएगी। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला है, आप जानते होंगे, चूंकि a का पावर m टू द पावर n, तो इसका अर्थ क्या होता है? पावरों का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। या कितना आएगा? a का पावर m इंटू n। ए आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है? तो इसके आधार पे इसका n का कितना गुणा होगा? 2 में, और कितना आ जाएगा? 2 के पावर 2n के बराबर आएगा। यार हमने 4 के पावर n का गुणनखंड किया, अब उसमें 2 के पावर 2n आ गया। क्या आपको इसमें कहीं पे भी 5 दिखाई दे रहा है क्या? 5 तो हमको कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। अब यदि इसमें 5 नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या आपको लगता है कि इसका 5 गुणनखंड होगा? नहीं, इसका तो केवल और केवल एक गुणनखंड है। वो कौन सा है? 2 है। तो जब इसका 5 गुणनखंड होगा ही नहीं तो 4 के पावर n 5 से विभाज्य भी नहीं होगा। एकदम क्लियर है? अगर ये 4 के पावर n 5 से विभाज्य नहीं होगा, इसका अर्थ क्या हुआ? n का ऐसा कोई भी मान नहीं है कि जिसको 4 पे रखने से इसका जो रिजल्ट आए वो कहां जाकर समाप्त हो? शून्य पर समाप्त हो। क्लियर है? हरी बात समझ में? तो इस प्रकार से हम इसका जवाब देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या दो ही आ सकती है। दो ही आ सकती है। ठीक है? कितना आ सकती है भाई? 2 ही आ सकती है। तो गणित के आधारभूत गणित के आधारभूत
प्रमेय के अनुसार, गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। देखिए कितना आसान है, बस थोड़ी सी आपको भाषा समझनी होती है यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रश्न कहा था कि भाई 4 पावर n पर विचार कीजिए कि n का ऐसा कोई मान है क्या कि जिसको 4 पर रखने से उसका जो आंसर है वो शून्य पर समाप्त हो। तो हमने सीखा यहाँ पे कि यदि कोई संख्या शून्य पे समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में एक 2 आएगा और 2 के साथ क्या आएगा, 5 भी आएगा, यह तय है। अगर उन संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अगर हमारा 2 और 5 आएगा तो उस पावर वाले संख्या के भी गुणनखंड में 2 और 5 क्या होगा, आएगा, और साथ में वो संख्या 2 से भी विभाज्य होगी और साथ में किससे विभाज्य होगी, 5 से भी विभाज्य होगी। अब इसी बात को हमने यहाँ पे किया है, कहा कि यदि n के किसी मान के लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य जरूर होगी, अर्थात 4 के पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा बेटा, 5 आएगा, ये क्लियर। लेकिन 4 के पावर n का जब हम अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं तो यहाँ प्राप्त हो रहा है 2 गुणा 2 का पावर n, यह बराबर होगा 2 का स्क्वायर का पावर n, यहाँ फार्मूला लगाएंगे a का पावर m टू द पावर n और इसका मान आएगा 1 पावर m इंटू n, क्योंकि घात को जब घात का घात होता है तो घातों में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा आया इसका अभाज्य गुणनखंड वो तो आया 4 का पावर n इक्वल टू 2 के पावर 2n के बराबर। अब क्या हुआ भाई, यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 2 को छोड़ के इसमें दूसरा कोई गुणनखंड आ ही नहीं रहा है, तो वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं कि हम देखते हैं कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 के पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, और जब नहीं है तो अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक किस पे जाकर समाप्त हो जाए, शून्य पर समाप्त हो जाए। आगे बात समझना, बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है, साथ में बेटा बहुत महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब ऐसा ही प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, इसको ठीक से समझने के बाद आपके बुक में दिया 6 पावर n, क्या दिया भाई, 6 का पावर n, इसको जाके चेक करना कि क्या 6 के पावर n में n का ऐसा कोई मान है जिसको रखने से इसका जो रिजल्ट है वो जाके कहाँ समाप्त हो जाए, शून्य पर समाप्त हो जाए। बिल्कुल कुछ नहीं करना, हुबहू इसी प्रकार से सब लिखना है, आप कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भाई यहाँ टेंशन किस बात का है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर अच्छे समझ में आए तो मेरे बहादुर लोग फटाफट क्या करिए, एक लाइक कर दीजिए, और साथ में अब इसके बाद हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6 की तरफ, ठीक है ना, तो नोट करो इसे, फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6 की। तो ये प्रश्न भी बहुत शानदार, पहली बार आपको समझ में आएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो अभी हमने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ा ना, ये उसी विधि के बारे में बात कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से दिए गए संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ बात आपको समझनी होगी कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है कि जितनी भी संख्या, खूब ठीक से सुनिएगा, जितनी भी संख्या दी गई होगी सबसे पहले उनका अभाज्य गुणनखंड करो, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको घातों के रूप में लिखो। घातों में इसलिए लिखना है कि एक संख्या एक से अधिक बार नहीं आनी चाहिए, तभी वो अभाज्य गुणनखंड स्पेशली कहलाएगा। तो आप घातों के रूप में पहले लिखें, उसके बाद सारी संख्याओं में उभयनिष्ठ ढूंढो कॉमन कौन सा है, और जो जो संख्याएं कॉमन हो जाएंगी उन संख्याओं का सबसे छोटा घात वाला जितना भी संख्या मिलेगा उन संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। आगे बात समझे, क्लियर है। अब आगे
तो एचसीएफ क्या लाएगा। और एलसीएम क्या भाई, एलसीएम क्या होता है कि जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आए होते हैं उन सारे अभाज्य गुणनखंडों का सबसे बड़ी घात जो होता है वो सारी बड़ी घात वालों को निकालो और उनको आपस में गुणा कर दो, वो दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो इसी आधार पर चलिए हम करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका हल कैसे हम ज्ञात करेंगे भाई। तो हल के लिए आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 6 का लिखो। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे, 6 का यहाँ गुणनखंड कर लो बेटा। तो सबसे पहले 2 से जाएगा तो 2 3 6, 3 एकम 3। तो क्या लिखोगे इसके बारे में, इसको लिखोगे 2 गुणे 3। उसके बाद से आप 20 का करो, तो 20 का यहाँ बगल में कर लो। सबसे पहले 2 से, तो 2 दाएं 20, फिर 2 से, 2 5 10 और 5 एकम 5, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जब 20 का लिखेंगे तो 20 में तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 को एक ही बार लिखेंगे, लेकिन घात कितना बना देंगे, 2। ऐसा ही होगा ना, 2 बार अगर आएगा गुणे में तो 2, 3 बार आएगा तो 3, 4 बार आएगा तो 4, तो 2 का घात कितना हो गया, 2 और गुणे 5। अब क्या करो, सबको घात के रूप में लिख दो। अब यदि किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं है तो घात कितना माना जाता है, 1। यहाँ आ गया 1, यहाँ भी आ गया 1 और यहाँ भी क्या आ गया 1। क्लियर है। अब आप गौर से यहाँ देखिए कि हम पहले एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। तो एचसीएफ में सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, तो एचसीएफ में सबसे पहला काम होता है उभयनिष्ठ ढूंढना। तो देखो इसमें उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है, तो कॉमन हमारा 2 है। कौन सा कॉमन है, 2। तो पहले तो कॉमन मिल गया। अब कॉमन का सबसे छोटा घात, तो सबसे छोटा घात कितना है, 1। भाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 होगा। इसका मतलब है कि 2 का पावर 1 इसे दिए गए संख्या 6 और 20 का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ लिखोगे तो चूंकि 2 के पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात है। इसलिए एचसीएफ ऑफ मतलब एचसीएफ ऐसे लगा के ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट लगेगा ये ऑफ पढ़ा जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 6,20, इसका मतलब है कि हम 6 और 20 का एचसीएफ निकाल रहे हैं और 6 और 20 का एचसीएफ जो होगा वह हो जाएगा हमारा कौन, जो सबसे छोटी घात है, तो 2 के पावर 1। अब 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है भाई, तो 2 ही होता है। तो हमारे यहाँ से मान निकल के आ गया एचसीएफ ऑफ 6,20 और यह किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो यह हमारा निकल गया एस। ठीक, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। अब एलसीएम के लिए लिखोगे कि चूंकि मैंने बताया कि एलसीएम के लिए क्या होता है भाई, कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है, एक है 2, एक है 3 और एक है क्या, 5। और बच्चों को लगता है सर एक और 2 बार, अरे 2 बार आएगा भाई, तो 2 बार तुम अभाज्य गुणनखंड थोड़ी कहोगे, एक ही बार कहोगे। तो यहाँ पे कितनी अभाज्य गुणनखंड, 1 2 और 3। अब इन सब का सबसे बड़ा घात लो। तो 2 का सबसे बड़ा घात कितना है, 2। 3 का कितना है, 1 और 5 का कितना है, 1। यही इसका सबसे बड़ा घात होगा। तो इसी के बारे में आप लिखो। आप लिखोगे चूंकि 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है, जो दोनों से क्या मतलब, दोनों संख्याओं से संबंध है। इसलिए एलसीएम ऑफ 6,20 ये क्या होगा भाई, जो यहाँ है सबको गुणा के रूप में लिख लो। तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1
अब इसको सॉल्व करो। 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, 3 का पावर 1 का मतलब कितना हुआ 3, और 5 का पावर 1 का मतलब कितना हुआ 5। तो 4 3 12, 12 5 कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब कि हमारा निकल के आ गया एलसीएम ऑफ 6,20 ये कितने के बराबर आ गया 60 के बराबर आ गया। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले दिए गए संख्याओं का गुणनखंड करना है और फिर इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अब आप इस गुणनखंडों के रूप में लिखोगे तो जो संख्या दोहराई जाएगी, तिहराई जाएगी या 3 बार 4 बार 5 बार जो संख्या आएगी उसको घातों के रूप में लिखिएगा। किस रूप में लिखेंगे? घातों के रूप में। उसके बाद क्या करना भाई, उसके बाद से पहले ढूंढना है कि इनमें उभयनिष्ठ कौन है। जो उभयनिष्ठ होगा उसका सबसे कम वाला घात लोगे और लिखोगे प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे क्या है छोटी घात है। इसलिए एचसीएफ ऑफ 6,20 2 का पावर 1 और इसका मान कितने के बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। साथ ही में जब एलसीएम निकालने जाओगे तो इसमें ढूंढोगे कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है और जो जो अभाज्य गुणनखंड होगा उनके सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है जो दोनों से क्या है संबंध है। इसलिए एलसीएम ऑफ 6,20 इक्वल टू 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। इसे जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा 60 के बराबर आएगा। और यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। क्या कहलाएगा यह आंसर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब इस प्रश्न में एक बात हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ जो नोट के रूप में है समझने के तौर पे क्या समझ सकते हैं। तो एक काम करो, आपके पास संख्या कौन है भाई? तो एक है 6 और एक क्या है 20। तो हम यहाँ निकालना है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल मैंने दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 6 गुणे 20 कितना आ जाएगा 120 आएगा ना। ये आ गया संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याओं से क्या निकाले हो आप? एचसीएफ निकाले और क्या निकाले एलसीएम। अब हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालते हैं। तो एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम कितना आया 60। इसका भी गुणा करेंगे तो कितना होगा 120। तो बड़ा कमाल का चीज है भाई, दोनों संख्याओं का गुणा किया तो भी 120 और दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया वो भी कितना आ गया 120। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र निकलता है। और क्या है बेटा सूत्र, देखिएगा ध्यान से। सूत्र कहता है कि संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ही इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ध्यान रखना, दो संख्याओं का गुणनफल जो आएगा वो सदैव ही इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या आएगा बराबर आएगा। तो ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चलकर हम इसका क्या करने वाले हैं प्रयोग करने वाले हैं। तो ध्यान से आप इसे एक बार समझें, साथ में फार्मूले को समझें और इसको क्या करिए नोट करिए। और फिर हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की। तो उदाहरण 2 के बाद से अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। क्या कहता है उदाहरण नंबर 3? तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या ज्ञात करना एचसीएफ, एलसीएम नहीं केवल एचसीएफ। उसके बाद और फिर इनका क्या करिए एलसीएम ज्ञात। तो अब की बार 96 और 404 के का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभी जो मैंने फार्मूला बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है वह एचसीएफ गुणे एलसीएम का क्या होता है बराबर होता है, उस फार्मूले से निकालेंगे। चलो निकालते हैं, कैसे करेंगे देखो। इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? तो आप लिखोगे 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले तो आप ये लिखिए अभाज्य गुणनखंड। और क्या होगा भाई? सबसे पहले 96 का, तो 96 के लिए आप अलग में क्या करिए 96 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 से करो, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 12, 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब 2 कितनी बार बेटा 1 2 3 4 5 बार। तो 2 का पावर 5 गुणे 3 का पावर कितना 1। उसी प्रकार से 404 का कर लो 404, तो 404 का बगल में कर लीजिए आप। सबसे पहले 2 से 2, 2 2 4 0 2, फिर 2 से 1 0 1। क्या अब ये कटेगा 101? ध्यान से देखो, क्या किसी संख्या से 101 कटने वाला है क्या? अगर आप
3 से काटोगे तो 3 3 का 9 11 नहीं कटेगा। 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 और यहाँ बचेगा 31 नहीं कटेगा। तो यह हो जाएगा डायरेक्ट 101 से काट लो, 101 से एक बार में कट जाएगा। तो क्या लिखोगे इसे? लिखोगे 2 के पावर 2 गुणे 101 के पावर कितना 1, ऐसे लिखो। अब फिर वही पुरानी वाली बात, जैसे एक लाइन लिखना होगा आप लिखोगे चूंकि, अब इसमें देखो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले उभयनिष्ठ कौन है? तो उभयनिष्ठ है 2, और उभयनिष्ठ 2 में सबसे छोटी घात कौन है? तो 2 पर 2, तो आप लिखेंगे 2 पावर 2 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। इसलिए एचसीएफ ऑफ 96, 404 एज कितना आएगा भाई? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया? तो यह हो गया हमारा 2 का पावर 2 का मतलब कितना? 4 के बराबर। तो कितना निकल गया एचसीएफ हमारा आ गया 4। अब क्या हमें निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ये आप अच्छे जानते हैं। अब यहां से हम क्या एलसीएम के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं क्या? एचसीएफ उठा के इधर भेज दो। तो आप इसको कैसे निकालोगे? तो आप लिखोगे देयरफॉर एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हो जाएगा आपका 96, 404 का, यह बराबर आएगा आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ ऑफ 96, 404। अब यहां से मान रखो दोनों संख्या कौन कौन सा है? 96 इंटू 404, अब भाई एचसीएफ इसका कितना आया? 4 आया, यही आया है। अब 4 से डिवाइड में 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4। अब 96 का इसमें क्या करिए? गुणा कर दीजिए। 96 1 जा 96 का 6 और 9 करिए तो ये हो जाएगा 96। तो हमारे यहाँ पे मान निकल के आ गया therefore एलसीएम ऑफ 96, 404 इज 9696, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा यह? क्लियर है? तो देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से हम उदाहरण नंबर 3 को यहाँ पे क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब आप थोड़ा समय लेके इसे नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं इस 1.1 के लास्ट उदाहरण आपका उदाहरण नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं कि 4 क्या कहता है। बहुत आसान है, बहुत प्यारा है, अब 4 को भी समझेंगे, फिलहाल आप इसे नोट करें। तो उदाहरण 3 करने के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। बहुत शानदार है आपका क्वेश्चन है, बहुत प्यारा भी है, बड़ा आसान है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और क्या करिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। आपको एचसीएफ भी बताना और क्या बताना? एलसीएम, मतलब दोनों इसी से करना। क्यों दोनों इसी से करना है? तो फिर फार्मूला किस लिए पढ़ा? अब इस पे भी बात करेंगे, फिलहाल जो कह रहा है उस पर करते हैं। तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले तो आप लिखना है यहाँ पे 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 6 का करो, तो 6 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3, ठीक। उसके बाद से 72 का करो, तो 72 के लिए इधर साइड में कहीं कर लो 72 का। सबसे पहले 2 से 36, 18, 2 9, 3 3 1, तो हमारा 2 3 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 3 गुणे 3 2 बार आ रहा है, तो 3 का पावर 2। वैसे ही 120 का अगर कर रहे हो आप साइड में कर लो आप 120 का। सबसे पहले 2 से कर लो, तो 2 6 12, फिर 30, फिर 15, फिर 3 और फिर 5, ऐसे आएगा। 2 3 बार है तो 2 का पावर 3, 3 एक बार है तो 3 का पावर 1, और 5 एक बार है तो 5 का पावर 1, यही हमारा आएगा। अब आप क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल रहे हो, आप लिखोगे कि चूंकि सबसे पहले देखो इसमें उभयनिष्ठ कौन है? तो हमारा जो उभयनिष्ठ है वो हमारा यहाँ
2 भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। तो 2 का सबसे छोटा, तो 2 का छोटा क्या है 2 का पावर 1, और 3 का भी सबसे छोटा क्या है 3 का पावर 1। तो आप लिखोगे यहाँ पे तो चूंकि 2 के पावर 1 3 का पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, इसलिए HCF ऑफ 6, 72 और 120 ऐसे लिखे जाएंगे। यह बराबर होगा 2 के पावर 1 गुणा 3 के पावर 1। कितना आएगा 2 के पावर 1 गुणा 3 के पावर 1 मतलब 2 गुणा 3 कितना आ गया हमारा निकल के, तो हमारा निकल गया यहाँ 6 के बराबर। देयरफॉर HCF ऑफ 6, 72 और 120 यह जो मान निकल के आया यह कितने के बराबर आ गया 6। HCF तो निकल गया इससे। अब इसी प्रकार से हम थोड़ा एलसीएम निकालने की कोशिश करें। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो आप लिखोगे चूंकि अब यहाँ पे एलसीएम में क्या होता है आपको देखना होता है कि कौन कौन से इसमें अभाज्य गुणनखंड, एक तो 2 है, एक 3 है और एक क्या है 5। अब इनकी सबसे बड़ी घात, तो 2 का सबसे बड़ी घात कितना है 2 का पावर 3, 3 की सबसे बड़ी घात कितना है तो 3 का पावर 2, वह 5 की सबसे बड़ी घात कितना है तो 5 का पावर 1। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है जो सभी संख्याओं से संबंध है, इसलिए एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120 कितना आ जाएगा तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। अब निकालो 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9 और 5 के पावर 1 का मतलब कितना हो 5। 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो 2 का गुणा 3 में तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा 8। उसी प्रकार 3 का पावर 2 का मतलब क्या हो 3 को 2 बार गुणा करो तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 9। तो ये हो गया यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 8 का 5 में गुणा किया तो 8 5 40 गुणे 9 9 चौको कितना हो गया 300, 9 चौको 36 ना तो 360। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6, 72 120 का मान जो निकल के आ गया वो आ गया 360 के बराबर। तो इस तरीके से हम दिए गए संख्याओं का HCF और एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या जैसे हम दो संख्याओं में किए थे तो दोनों संख्याओं का गुणा किया प्लस उनका HCF और एलसीएम का गुणा किया तो मान आपस में क्या आए थे बराबर। क्या यह चीज यहाँ पे भी संभव है क्या, थोड़ा देखते हैं करके बेटा, क्या यह पॉसिबल है नोट में समझते हैं। तो हम तीनों संख्याओं का गुणा कर रहे हैं मतलब 6 गुणे 72 गुणे 120 आप गुणा कर लीजिए 6 दूना 12 और 7 6 42 और 42 1 43 गुणे 120, 12 दूना 24 के 4 2 और 12 36 और 36 और 2 38 3 और 12 चौक 48 48 कितना हो गया 51 कितना आएगा। ठीक, अब इनके HCF और एलसीएम का गुणा करो, HCF गुणे एलसीएम, HCF कितना है इसका 6 और एलसीएम कितना है 360, गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 0 0 6 36 का 6 हमारा गया 3 अच्छा 3 18 18 3 कितना होगा 21 2160। क्या ये बराबर है आपको बराबर दिखाई दे रहा है बिल्कुल नहीं। तो आपको सर 6 × 72 × 120 नॉट इक्वल टू HCF × एलसीएम। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बाद यदि संख्याओं की संख्या बढ़ जाए तब संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। आगे बात समझ में देखिए कितना प्यारा है, कितना आसान क्वेश्चन इसके हैं। तो आप बड़े ध्यान से बेटा इनको समझिए और इनका प्रयोग हम लोग प्रश्नावली 1.1 में प्रचुर मात्रा में क्या करने वाले तो कुछ उदाहरण आपने देख लिया यहाँ पे
और इससे संबंधित प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करिएगा। इसको पहले ठीक से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। अगर बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, अपने दोस्तों को अधिक मात्रा में इस चैनल से जोड़ें और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम पे जाके क्या हो जाए, ज्वाइन करना है। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारे पढ़े भारत बड़े भारत भाई विजय सर और वहां से ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद से जितने भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन या जो भी आपके क्लास आने वाले होते हैं या उसकी शेड्यूल होती है, वो सारी जानकारी यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पे आपको दे दी जाती है। तो आप ध्यान रखें, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, जुड़ना ना भूलें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से क्या होगी, प्राप्त होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए नोट करिए और बहुत जल्द हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है ना। तब तक आप सभी का धन्यवाद।